गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पूर्ति अवधारणा पर, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको पूर्ति अवधारणा का अर्थ, पूर्ति अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ति फलन जिसमें व्यक्तिगत पूर्ति फलन और बाजार पूर्ति फलन, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका, इसके साथ मैंने आपको व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र को समझाया था। आज हम बात कर रहे हैं सप्लाई लॉ, पूर्ति का नियम। छात्रों, आपने पिछले चैप्टरों में डिमांड लॉ पढ़ा था, मांग का नियम पढ़ा था, और मांग के नियम को मैंने आपको बताया था अन्य बातों के यथावत रहते हुए मांग मात्रा और कीमत के बीच में विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है और कीमत के घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। उसी प्रकार से हम पूर्ति नियम को देखेंगे। चूँकि ये जो पूर्ति और मांग का जो कंसेप्ट है ये एक दूसरे के विपरीत है। मांग जो साइड है वो कंज्यूमर साइड है, इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, तो कीमत के साथ वहाँ उल्टा संबंध स्थापित होता है। और जो प्रोड्यूसर है, ये पूर्ति जो है वो प्रोड्यूसर साइड है, इसलिए प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, इसलिए कीमत और मात्रा में सीधा संबंध स्थापित होता है। तो जिस प्रकार मांग का नियम आपने पढ़ा है उसी प्रकार पूर्ति का नियम पढ़ना है, लेकिन मांग का नियम ऋणात्मक संबंध को स्थापित कर रहा है, पूर्ति का नियम धनात्मक संबंध को स्थापित कर रहा है। तो यदि हम पूर्ति के नियम की बात करें तो अन्य बातों के यथावत रहते हुए कीमत और पूर्ति मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर पूर्ति मात्रा बढ़ती है और कीमत के घटने पर पूर्ति मात्रा घटती है। और यहाँ विशेष बात यह है ध्यान रखने की कि जिस प्रकार कीमत और पूर्ति मात्रा के बीच में जो संबंध स्थापित किया गया है वो यहाँ गुणात्मक संबंध होता है। गुणात्मक संबंध का मतलब है केवल इस नियम से आप डायरेक्शन को निर्धारित कर सकते हैं कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति मात्रा बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो पूर्ति मात्रा घटेगी। मात्रा या क्वांटिटी रिलेशन को आप डेवलप नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया जाता कि कीमत इतनी बढ़ने से पूर्ति मात्रा इतनी बढ़ेगी या कीमत इतनी घटने से पूर्ति मात्रा इतनी घट जाएगी। इसलिए जो पूर्ति नियम है ये पूर्ति मात्रा और कीमत के गुणात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। छात्रों, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं उसमें पूर्ति का नियम जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाता है कि पूर्ति का नियम सचित्र समझाइए, तो उसमें आपको पूर्ति के नियम की व्याख्या करते हुए आप इसका चित्र बताएंगे। जैसा कि चित्र को आप देखिएगा स्लाइड में, इसमें ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति मात्रा ली गई है, ओ वाई अक्ष पर पूर्ति कीमत ली गई है, और एसएस जो है ये पूर्ति वक्र है। एसएस पूर्ति वक्र जो है ये धनात्मक ढाल का है और ये प्रदर्शित कर रहा है कि यदि यहाँ कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी और यदि कीमत घटेगी तो पूर्ति मात्रा भी घटेगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था पूर्ति का नियम, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम अगली स्लाइड में जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आप देखिएगा, अब हम बात करेंगे पूर्ति मात्रा का विवर्तन या परिवर्तन। किस किस प्रकार से पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है या विवर्तन आता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें बात करनी है पूर्ति मात्रा के विवर्तन या परिवर्तन की, उसमें पूर्ति विस्तार, पूर्ति संकुचन, पूर्ति वृद्धि और पूर्ति कमी, ये चार अवधारणाओं पर आपको चर्चा करनी है। देखिए छात्रों, पूर्ति विस्तार का मतलब होता है अन्य बातों के यथावत रहते हुए जब एक ही पूर्ति वक्र पर, पूर्ति वक्र एक ही है यहाँ पर, उस पर यदि कीमत बढ़ जाए, एक ही पूर्ति वक्र पर यदि कीमत बढ़ती है जिसके कारण पूर्ति मात्रा में यदि वृद्धि होती है तो उसको पूर्ति विस्तार कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि कीमत का परिवर्तन यदि पूर्ति मात्रा को बढ़ाता है तो पूर्ति विस्तार कहलाएगा। इसी तरीके से यदि एक ही पूर्ति वक्र पर कीमत के घटने पर पूर्ति मात्रा घटती है तो इसे कहेंगे संकुचन, पूर्ति संकुचन। तो यहाँ मुख्य रूप से जो विशेष बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि पूर्ति विस्तार और पूर्ति संकुचन में पूर्ति वक्र एक ही होता है, पूर्ति वक्र में कोई बदलाव नहीं होता। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो इसको निर्धारित करने वाले कारक हैं, जिसमें साधन कीमत है, सरकार की कर नीति है, तकनीक है, फर्म के उद्देश्य हैं, फर्मों की संख्या है, ये सारी बातें कांस्टेंट की जाती हैं। इसीलिए इसमें कहा जाता है अन्य बातों के समान रहने पर। अब ये अन्य बातें समान है तो इसका मतलब पूर्ति वक्र एक ही है या स्थिर है। तो स्थिर पूर्ति वक्र पर कीमत यदि बढ़ जाए, उससे पूर्ति मात्रा बढ़ जाए, उसे पूर्ति विस्तार कहेंगे। कीमत यदि घट जाए तो उससे पूर्ति मात्रा घट जाए
तो उसे पूर्ति संकुचन कहेंगे। छात्रों, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि पूर्ति विस्तार को सचित्र समझाइए, पूर्ति संकुचन को सचित्र समझाइए, या पूर्ति विस्तार और पूर्ति संकुचन में कोई दो अंतर करिए। ठीक है। या फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगली वाली जो अवधारणा है कि पूर्ति विस्तार और पूर्ति वृद्धि दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, लेकिन इनमें भी अंतर कई बार पूछ लिया जाता है। तो हम बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को देख रहे हैं और हम इसको समझेंगे और ये अंतर कर पाएंगे। जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ति विस्तार कहते हैं, तथा अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से पूर्ति मात्रा कम हो जाती है तो उसे पूर्ति संकुचन कहते हैं। अर्थात एक ही पूर्ति वक्र पर कीमत के बढ़ने से पूर्ति मात्रा का बढ़ना पूर्ति विस्तार, तथा कम होना कीमत के कम होने से पूर्ति मात्रा का कम होना पूर्ति संकुचन। अब देखिए छात्रों, जो डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम को आप देखिएगा। इस डायग्राम में हमने ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति मात्रा को लिया है और ओ वाई अक्ष पर कीमत को लिया है। एस एस जो है सीधी रेखा, ये पूर्ति वक्र है। अब इसमें प्रारंभिक जो संतुलन आ रहा है, ये प्रारंभिक जो कीमत है वो ओ पी है और प्रारंभिक मांग मात्रा ओ क्यू है। अब इसके बाद यदि पूर्ति कीमत बढ़ती है, यदि कीमत बढ़ जाती है तो ओ पी वन होती है, पी से बढ़कर क्या हो जाती है ओ पी वन, जिससे मांग मात्रा जो है यहाँ या पूर्ति मात्रा जो है वो बढ़कर क्यू से क्यू वन हो जाती है। इसमें एरो भी लगे हुए हैं, देखिए एरो का जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर जा रहा है, इधर भी आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ क्यू से क्यू वन जो पूर्ति मात्रा में वृद्धि हो रही है, इस स्थिति को आप कहेंगे पूर्ति विस्तार। और यदि कीमत पी से घटकर पी टू हो जाती है, नीचे की ओर एरो आ रहा है, जिससे पूर्ति मात्रा क्यू से घटकर क्यू टू हो जाता है, इसका मतलब इसमें कमी आ गई, इसको कहेंगे पूर्ति संकुचन। तो छात्रों, यहाँ क्यू से क्यू वन जो चित्र में दिखाया गया है ये पूर्ति विस्तार को सूचित कर रहा है। क्यू से क्यू टू जो है ये क्यू से क्यू टू जो है ये आपका पूर्ति संकुचन है। तो यहाँ हमें ये डायग्राम को इसको बनाकर थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा और इसमें आप इसके अकॉर्डिंग जो बात कर रहे हैं उसमें विस्तार और संकुचन को अलग अलग रेखा चित्र में आप प्रदर्शित करके इसको समझ सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं पूर्ति वृद्धि व पूर्ति कमी। छात्रों, पूर्ति वृद्धि और पूर्ति कमी, पूर्ति वृद्धि और पूर्ति कमी जो हमने विस्तार और संकुचन पढ़ा है उसी अवधारणा से संबंधित है, लेकिन अंतर इतना है कि पूर्ति विस्तार और पूर्ति संकुचन तो एक ही पूर्ति वक्र पर होता है और कीमत में परिवर्तन देखा जाता है, लेकिन पूर्ति वृद्धि और पूर्ति कमी जो है वो स्थिर कीमत पर पूर्ति वक्र का आगे पीछे होना होता है। यदि पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए तो उसको पूर्ति वृद्धि कहते हैं, यदि पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाए तो उसको पूर्ति कमी कहते हैं। लेकिन विशेष बात यहाँ ये है कि यहाँ कीमत को स्थिर किया गया है। पूर्ति विस्तार संकुचन में तो कीमत परिवर्तित होती है, पूर्ति वक्र स्थिर होता है। यहाँ पूर्ति वक्र परिवर्तित हो रहा है और कीमत क्या है, स्थिर है। तो छात्रों, यहाँ हम इसी प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अन्य पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारकों में परिवर्तन होने से, वहाँ तो पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारकों को आपने स्थिर किया था इसलिए पूर्ति वक्र स्थिर था। अब यहाँ पूर्ति को निर्धारित करने वाले कारकों में परिवर्तन होता है जिसके कारण पूर्ति वक्र का दाईं ओर विवर्तन, पूर्ति वक्र यदि दाईं ओर बदल जाता है जिससे पदार्थ की पूर्ति बढ़ जाए, जिससे पदार्थ की पूर्ति क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो राइट साइड यदि उसका शिफ्टिंग होता है जिससे पदार्थ की पूर्ति बढ़ती है तो हम उसको कहेंगे पूर्ति वृद्धि। इसके विपरीत यदि पूर्ति वक्र का बाईं ओर विवर्तन हो जाए या ऊपर की ओर विवर्तन हो जाए जिससे पदार्थ की पूर्ति में कमी हो जाए, उसे कहेंगे पूर्ति कमी। अर्थात स्थिर कीमत पर पूर्ति मात्रा का बढ़ना, कीमत स्थिर है और पूर्ति मात्रा का बढ़ना पूर्ति वृद्धि कहलाएगा और पूर्ति मात्रा का घटना क्या कहलाएगा, पूर्ति कमी कहलाएगा। तो छात्रों, दोनों ही मिलती जुलती अवधारणा है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि विस्तार और संकुचन परिवर्तित कीमत पर होता है, पूर्ति वक्र जो है वो स्थिर होता है, और वृद्धि और कमी जो है इसमें कीमत स्थिर होती है और पूर्ति वक्र का राइट और लेफ्ट साइड या अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड शिफ्टिंग होता है। इससे हम अंतर करके इनको समझ सकते हैं। अब इसका रेखा चित्र आप देखिएगा। ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति मात्रा है, ओ वाई अक्ष पर कीमत है। प्रारंभिक जो हमारा पूर्ति वक्र है वो एस है और प्रारंभिक जो कीमत है वो है ओपी। अब छात्रों, यहाँ
यदि एसएस पूर्ति वक्र शिफ्ट होकर S1 हो जाए, मतलब राइट साइड शिफ्टिंग हो रहा है इसका, जिससे जो मांग मात्रा है वो OQ थी एस पूर्ति वक्र पर, वो बढ़कर OQ1 हो जाए। एसएस पूर्ति वक्र होने से मांग मात्रा OQ1 हो जाए, तो इसका मतलब एसएस पूर्ति वक्र का दाईं ओर खिसकना, जिससे पूर्ति मात्रा का Q से Q1 होना, ये तो कहलाएगा पूर्ति वृद्धि। स्थिर कीमत है, कीमत में कोई बदलाव नहीं है, कीमत OPL, लेकिन निर्धारक कारकों में बदलाव हो रहा है, जिसके कारण पूर्ति वक्र जो है S से S1 हो रहा है। S से S1 होने पर जो पूर्ति मात्रा है वो Q से Q1 हो जाती है, तो Q से Q1 की जो स्थिति है वो पूर्ति वृद्धि कहलाएगी। इसी प्रकार निर्धारक जो कारक हैं उनमें इस प्रकार से बदलाव होता है, जिसके कारण पूर्ति वक्र S से S2 पीछे की तरफ, डाउनवर्ड साइड या बैकवर्ड साइड, पीछे की ओर तरफ जाता है, तो इससे जो पूर्ति मात्रा है वो घटकर Q से Q2 हो जाती है। जब पूर्ति मात्रा Q से Q2 हो जाएगी तो इसको कहेंगे पूर्ति कमी। तो छात्रों यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एसएस पूर्ति वक्र S1 होता है, जिससे पूर्ति मात्रा बढ़ जाए, इसको पूर्ति वृद्धि कहेंगे, और एसएस पूर्ति वक्र यदि S2 हो जाए, जिससे पूर्ति मात्रा घट जाए, तो इसको पूर्ति कमी कहेंगे। तो यहाँ जो चारों उदाहरण हमने किए हैं, इनका अलग अलग अर्थ, इनके अलग अलग चित्र, और इनमें आपस में अंतर भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अब देखिए छात्रों, हम आगे जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं मांग व पूर्ति वक्रों का समायोजन तथा वस्तु बाजार का संतुलन। अब यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमने डिमांड एनालिसिस भी पढ़ लिया है, और सप्लाई का जो अवधारणा है या सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो भी पढ़ लिया है। अब बाजार के दो मुख्य जो घटक हैं वो मांग और पूर्ति हैं। किसी भी बाजार में जो संतुलन होता है वो डिमांड और सप्लाई से होता है। जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती हैं, वहाँ साम्य कीमत और साम्य मात्रा का निर्धारण होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो दोनों को हमने अलग अलग करके पढ़ा था। डिमांड में हमने पढ़ा कि कीमत और मांग मात्रा के बीच में उल्टा संबंध हमने स्थापित किया, और सप्लाई में हमने पढ़ा कि कीमत और पूर्ति मात्रा के बीच में सीधा संबंध हमने स्थापित किया। अब हमें दोनों का समायोजन एक साथ करना है, क्योंकि जब तक ये दोनों घटक बाजार में समायोजन नहीं करेंगे तब तक बाजार की दशाओं का संतुलन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो बाजार साम्य की जो शर्त है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी बाजार में संतुलन या साम्य होगा वो उसकी मांग और पूर्ति के बराबर होने पर होता है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं वह बिंदु बाजार के संतुलन का बिंदु कहलाता है। अब चित्र में आप यदि देखें यहाँ पर, तो DD जो है ये तो मांग वक्र है, SS जो है ये पूर्ति वक्र है, और दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए साम्य कीमत OP हो जाएगी और साम्य मांग मात्रा OQ हो जाएगा। तो बाजार का जो साम्य होगा वो DD बराबर S पर SS पर होगा, मतलब जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे वहाँ बाजार का संतुलन होगा, जैसा कि रेखा चित्र में E बिंदु पर बताया गया है। अब छात्रों, ये दोनों घटक मिलकर बाजार की दशाओं का संतुलन करते हैं, लेकिन ये संतुलन जो है ये चिरस्थायी नहीं होता है। चिरस्थायी का मतलब है ये संतुलन स्थायी लगातार नहीं रहता है, इसमें कई बार बदलाव आते रहते हैं। जब इसमें कई बार बदलाव आते रहते हैं तो या तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक मांग की दशा को बदल देते हैं, या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक पूर्ति की दशा को बदल देते हैं, इसलिए यह संतुलन आंशिक रूप से बदलता रहता है। कई बार पूर्ति वक्र शिफ्टिंग हो जाता है अपवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड, तो संतुलन बदल जाता है। कई बार मांग वक्र जो DD वक्र है ये शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड, तो संतुलन का बिंदु बदल जाता है। कई बार पूर्ति स्थिर होता है मांग बदल जाता है, कई बार मांग स्थिर होता है पूर्ति बदलता है, कई बार दोनों दशाएं बदल जाती हैं एक साथ। तो हम इस प्रकार की जो उदाहरण है इसको अलग अलग तरीके से हम करके देखेंगे। तो यहाँ जो मांग पूर्ति का समायोजन आपसे पूछा जाए तो आपको DD और SS बनाकर एक साथ संतुलन को प्रदर्शित करना पड़ेगा। इसे ही बाजार संतुलन भी कहते हैं। देखिए छात्रों, स्लाइड में लिखा गया है वस्तु बाजार का साम्य वहाँ होता है जहाँ वस्तु की मांग व पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आप चित्र में देखिए E बिंदु पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, इस बिंदु को साम्य का बिंदु कहेंगे। इस साम्य बिंदु पर साम्य कीमत व साम्य मात्रा निर्धारित होती है, इसे ही बाजार का संतुलन कहा गया है। अब इनमें जो मैं बात कर रहा था कि संतुलन तो हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन इनमें भी तो चेंज आता है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक जब क्रियाशील होते हैं तो मांग मात्रा में परिवर्तन आ जाता है,
और जब पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्रियाशील होते हैं तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन आ जाता है। तो जब इन दोनों में परिवर्तन आता है तो जो साम्यिक स्थिति हमने प्राप्त की है, ये साम्यिक स्थिति बदल जाती है। तो यहाँ इस बदली हुई साम्यिक स्थिति को हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इसको 2-3 तरीके से विभाजित करके हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला बिंदु हमने लिया है जब पूर्ति वक्र स्थिर रहे और मांग में परिवर्तन हो। अब देखिए एस को तो हमने कांस्टेंट कर लिया, एस में तो कोई बदलाव नहीं होगा, केवल हमें डी को बदलना है। तो जब हम डी को बदलेंगे तो या तो डी आगे की ओर जाएगा, डी से होकर डी1 हो जाएगा, या फिर डी पीछे की ओर आएगा जिसे डी2 हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ डी1 कहने का मतलब है कि जब डी आगे की ओर जाएगा मांग वक्र तो मांग में वृद्धि कहलाएगी, और जब डी पीछे की ओर आएगा तो मांग कमी कहलाएगी, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो जब मांग बढ़ेगी और पूर्ति स्थिर है तो उसका प्रभाव क्या होगा। आप जैसे बाजार की बात करें कि बाजार में किसी वस्तु की सप्लाई तो स्थिर है, जितनी आ रही है उतनी आ रही है, लेकिन लगातार मांग बढ़ती जा रही है, तो फिर कीमत पर क्या प्रभाव आएगा, कीमत बढ़ जाएगी। तो ये हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, जैसा कि चित्र में कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना होगा कि बाजार में जब मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ने से तो डी आगे की ओर जा रहा है, जब मांग बढ़ने से डी आगे की ओर जा रहा है और पूर्ति कांस्टेंट है तो स्वाभाविक सी बात है कीमत क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार यदि सप्लाई कांस्टेंट है और डी नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब मांग कम हो रही है, मांग नहीं कर रही। अब जैसे अब इस समय शादी विवाह इनका सीज़न चल रहा है, त्यौहार का सीज़न चल रहा है, क्रिसमस आ रहा है, अभी दिवाली गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पूर्ति तो कांस्टेंट है लेकिन मांग मात्रा इस कारण से बढ़ रहा है। अब जब इसका दबाव मांग मात्रा का बन रहा है त्योहारी सीजन के कारण, तो प्राइस बढ़ने लग जाती है। आप इसमें देखिएगा खाद्य जो इन्फ्लेशन है इसमें देखिएगा, सब्जियों में इन्फ्लेशन देखिएगा, इसके अलावा आप जो रियल एस्टेट है इसमें भी थोड़ा थोड़ा उछाल आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो सप्लाई का कांस्टेंट कंसेप्ट है उसको तो स्थिर मान लिया गया और डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, जिससे प्राइस इनका बढ़ रहा है। तो जब पूर्ति स्थिर रहे और मांग में परिवर्तन हो तो क्या हो सकता है, वस्तु की मांग का बढ़ना मांग वक्र का दाईं और विवर्तन होगा, आगे की ओर होगा, जिसके कारण वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तथा वस्तु की मांग मात्रा का घटना मांग वक्र का बाईं ओर विवर्तन होगा, जिससे वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है। जब आप वक्रों को शिफ्ट करेंगे तो स्वतः ही वो चीज़ें आ जाएंगी और आप उस चीज़ को समझ लेंगे। जैसा कि आप चित्र को देखिएगा, चित्र में ये चीज़ क्लियर की गई है कि पूर्ति तो स्थिर है, पूर्ति तो एक ही लाइन खींची गई है एस, और जो मांग है उसको हमने बदल कर खींचा गया है। तो प्रारंभिक स्थिति में इनिशियल जो संतुलन हो रहा है वो डी तो है मांग वक्र और एस है पूर्ति वक्र, और डी एस को कट कर रहा है ई बिंदु पर जहाँ साम्य स्थापित हो रहा है, और साम्य कीमत ओपी हो जाएगा और साम्य मात्रा ओक्यू हो जाएगा। ये तो इनिशियल स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है। अब इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज क्या आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है कि अब हम मांग को बढ़ाते हैं, पूर्ति तो स्थिर है तो मांग बढ़ने का मतलब है डी जो मांग वक्र है ये बढ़कर डी1 हो जाता है। अब जब डी1 हो जाता है तो नया जो संतुलन है वो ई1 बिंदु पर जाता है। ई1 बिंदु पर जब जा रहा है, अब आप देखिए ई1 बिंदु पर क्या स्थिति हो रही है, ई1 बिंदु पर कीमत स्वतः ही बढ़कर ओपी से बढ़कर ओपी1 हो जाती है और मांग मात्रा बढ़कर ओक्यू से ओक्यू1 हो जाती है। तो छात्रों निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जब मांग वक्र आगे की ओर विवर्तित होगा या मांग वक्र या मांग का बढ़ने से मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा तो निश्चित तौर पर कीमत बढ़ेगा। ई1 बिंदु पर कीमत बढ़ा हुआ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार यदि डी मांग वक्र मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है या डी2 हो जाता है, तो अब बाजार में नया साम्य जो होगा वो ई2 बिंदु पर होगा। ई2 बिंदु पर आप देखिएगा साम्य कीमत हो गई है OP2 और साम्य मात्रा हो गई है OQ2। तो जब पूर्ति स्थिर है और किसी वस्तु की मांग गिर जाती है तो निश्चित तौर पर उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जब उसकी कीमत कम हो गई यहाँ पर तो मात्रा भी क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है। तो छात्रों इस प्रकार से हम चेंज को बता सकते हैं कि जब पूर्ति स्थिर रहे तो मांग वक्र का आगे की ओर बढ़ना कीमत को बढ़ाएगा और मांग वक्र का पीछे की ओर घटना कीमत को घटाएगा। तो इस स्थिति को हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, अब हम आगे की जो वीडियो है उसमें हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे
लगभग इसका जो अगला चेंज है उसमें हम डिमांड को कांस्टेंट करेंगे, सप्लाई को चेंज करेंगे, और उसके साथ हम दोनों का एक साथ भी चेंज करेंगे कि पूर्ति भी चेंज हो जाए, डिमांड भी चेंज हो जाए, उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ